नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। आज एपिसोड नंबर 7 होगा जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर हम लोग बात कर ले बेस, जैसे कि हमने पीरियोडिक टेबल को ख़त्म किया था तो आपको मैंने बताया था, या फिर मोल कंसेप्ट को जो हमने ख़त्म किया था आपको बताया था, चार मैंने टॉपिक के नाम बताए थे। टॉपिक कह ले या फिर आप बोले तो वो चार कंसेप्ट जो केमिस्ट्री की आत्मा होती है। एक हो गया था आपका एलिमेंट, एक हो गया था आपका एटम, एक हो गया था कंपाउंड और एक हो गया था मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे पूरी के पूरे अच्छे से एग्जाम्पल वे में समझेंगे। और पीरियोडिक टेबल जो हमने कवर किए हैं उसमें अगर आपकी जो दिक्कतें आई होगी, अगर अभी तक तो कमेंट किन्हीं का भी नहीं आया है, वैलेंसी में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, अब यहाँ पे बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जेईई वगैरह में आए हुए जो सवाल हैं, अच्छे लेवल की चीज़ें, एक्सेप्शन जो चीज़ें बनती है यहाँ पे वो भी मैंने कवर करा है, क्योंकि ग्रुप डी में चांसेस है पूछने की अच्छे लेवल की यहाँ से सवाल। और एनटीपीसी में तो बहुत नॉर्मल रहेंगे, उसको तो आप यहाँ से ईजिली कवर कर लो। मतलब 1 घंटा में ये टॉपिक कवर है, 1 मार्क्स आपका यहाँ से ये कवर कर लोगे। मतलब जो हमारा टारगेट था एनटीपीसी में 35 मार्क्स लाना आउट ऑफ 40, आज इस एपिसोड के बाद आपका 8 नंबर कन्फर्म है, एकदम कंफर्म है। अगर आप सातों के सातों एपिसोड अगर एकदम दिल खोल करके अच्छे से नोट्स बनाकर अच्छे से अपनी सारी चीज़ें प्रैक्टिस किए होंगे और प्रीवियस ईयर के पेपर अगर लगा लिए होंगे गलती से तो, और नहीं भी लगाए हो तो एकदम बेफिक्र रहिए, बस मैंने जो कंसेप्ट दिए अगर क्लियर है तो। और ग्रुप डी में आपके 25 में आपके 8 मार्क्स इधर कंप्लीट है, हो सकता है 9 मार्क्स भी आप ले सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी जो पीरियोडिक टेबल्स होगा ग्रुप डी में बहुत ज़्यादा होने वाला, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन, और जिसको मैंने कवर बहुत अच्छे से प्यार से करवाया। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और आपका जो डाउट है, थोड़ा सा मैं टाइम ले रहा हूँ आपका 1 मिनट और, कि जो ज्योग्राफी और आपका जो इतिहास जिसमें जो दिक्कतें आ रही है और स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ठीक है, तो बहुत जल्द अभी मैं कैसे करूँगा वो अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, बस इतना बता दे रहा हूँ कि ज्योग्राफी में स्टार्ट करूँगा विश्व भूगोल जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद भारत की भूगोल और हिस्ट्री, और इसी में आपका जो होगा ना सबसे ज़्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं। अलग से मैं आपको स्टैटिक जीके कराने की कोशिश नहीं करूँगा, इसमें ही मैं कराते चलूँगा। मैं अपना एक तरीका से कराऊँगा जो एनटीपीसी और ग्रुप डी, मतलब मेन फोकस है कि टू दी पॉइंट एग्जामिनेशन हमें पढ़ना है। अदरवाइज आप ये समुंदर है भाई, इस समुंदर में आप डूबे चले जाओगे। तो बहुत अच्छा मोटिव मैं अपना जो एक प्लानिंग कर रहा हूँ, 8 से 10 मिनट की मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा एक एक टॉपिक पे। बहुत कम टाइम में पूरा का पूरा चीज़ें मैं ला करके रख दूंगा, वहाँ पे कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत करिएगा। टॉपिक मैं कवर करते चले जाऊँगा, बस आप उतना अगर रीड कर लिए 1 लाइनर फॉर्म में तो आपका जो होगा क्या, वो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आपके 35 नंबर का जो टारगेट है वो आप अचीव कर लोगे, 25 वहाँ पे जो टारगेट है, और 20 क्वेश्चन जो आपको पता है ग्रुप डी में करंट अफेयर और जीके से आने वाले, वहाँ पे कम से कम 10 मार्क्स आप उसको कवर करो। तो मैं धीरे धीरे उसको लाऊंगा। अभी आपके पास टाइम है, इतना परेशान मत हुई, 60 से 65 अभी 70 दिन के आसपास भी प्लस टाइम है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं कि 15 दिसंबर को ही आपका पेपर होगा, शायद जनवरी में आपका पेपर डेट आ जाए, एग्जामिनेशन डेट। हर एक इंसान का तो अलग अलग डेट होगा ना, वो तो फरवरी में भी हो सकता है। खैर जो बातें हैं, आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग 4 जो टर्म है आपका, एक तो आपका एटम टर्म हो गया, एक हो गया आपका एलिमेंट, एक हो गया आपका कंपाउंड और एक हो गया आपका मॉलिक्यूल्स। ये 4 चीज़ को पहले समझेंगे, उसके बाद ही हम इस टॉपिक को समझने, मतलब हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी। और ये चीज़ें ही हमें डेफिनेशन तो रट लिए होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग ये पता नहीं होता ये आखिर होता क्या है, ठीक है, इसीलिए हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हिंदी इंग्लिश कोई टेंशन नहीं लेना, मैंने सारा मैनेज किया है, कोशिश किया हिंदी को भी कवर करने का और इंग्लिश वाले को भी कवर करने का। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं एटम की, कि एटम की डेफिनेशन होती क्या है। हिंदी में अगर बात करूं तो किसी, यहाँ एलिमेंट ना हो के मैटर होगा, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है, एटम होता है। किसी पदार्थ का सबसे, देखिए चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा एग्जाम्पल के फॉर्म में, बस अभी डेफिनेशन पढ़िए कि आपको किताब क्या कहता है। किसी पदार्थ का जो होता है सबसे सूक्ष्मतम कण होता है एटम। सबसे सूक्ष्मतम कण को ही हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। मतलब एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब क्या, कोई भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। अब इसे समझिएगा एक एग्जाम्पल के फॉर्म में। आपने घर बनाया होगा, ठीक है, आपने जो ये घर बनाया है, ये घर को आपने कैसे बनाया है, ईंटों को जोड़ जोड़ करके आपने घर को बनाया है। अब मैं आपको कहता हूँ कि इस घर का क्या करो, ब्रेक डाउन करो, मतलब घर को आप क्या करो, जब तोड़ोगे
तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये ईंट मिलेगी, ठीक है, ईंट मिलेगी। एट द एंड पॉइंट आपको क्या होता है, तोड़ते हुए इस घर को तोड़ते तोड़ते एक ऐसा समय आएगा जब आपके हाथों में एक छोटी सी ईंट मिलेगी जो फर्दर अब इसका ब्रेकडाउन नहीं हो सकता, मतलब फर्दर इसको क्या कर सकते हो, आप तोड़ नहीं पाओगे। देखिए जैसे कि आपको एक कागज़ दिया जाता है, उसे फाड़ते हो फाड़ते हो फाड़ते, एट द एंड पॉइंट एक इतना छोटा आपको पार्टिकल मिल जाता है कागज़ का कि अब वो क्या होता है कि नहीं फट पाता है। तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका फर्दर डिवीज़न नहीं किया जा सकता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वो घर की बिल्डिंग की छोटी सी ईंट जिसकी फर्दर डिवीज़न, फर्दर उसका ब्रेकडाउन, फर्दर उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसको ही हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। उसको मतलब किसको, जिसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगी उस पदार्थ की, उस मैटर की, उसे हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। तो वही चीज़ ये जो मैंने बनाया है, ये ब्लैक कलर का जो है ये आपका बिल्डिंग है, बोले तो मैटर यानी कि पदार्थ, ये आपका बिल्डिंग था और इसे मैंने ईंट से जोड़ जोड़ करके क्या किया, इस बिल्डिंग को मैंने बनाया है। और फर्दर जब मैंने इसका ब्रेकडाउन किया, फर्दर ब्रेकडाउन करते करते एट द एंड पॉइंट एक ऐसा समय आया जो एक ऐसी छोटी सी ईंट, ये छोटी सी ब्रिक्स मिली जिसे हम क्या कहेंगे, एटम, जिसका फर्दर ब्रेकडाउन नहीं हो सकता। तो आपने समझा, जिसका फर्दर हम क्या कर सकते हैं, ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहते हैं, एटम। लेकिन आप बोलोगे कि सर हमने किताब में पढ़ा है कि एटम को फिर से ब्रेकडाउन किया जाता है, जिसके अंदर हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसको अभी दूर रखे, बस आप ये समझिए कि एटम होता क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे सूक्ष्मतम कण जिसका फर्दर डिवीजन नहीं किया जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक छोटी सी ईंट जब आप घर को तोड़ने के बाद आपको मिलती है जिसका आप फर्दर ब्रेकडाउन नहीं कर पाते हो, तो वो हो गया आपका एटम। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, किसी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आपके हाथों में जो किताब है वो कैसे बनी हुई, बहुत सारे एटम, छोटी छोटी एटम से बनी हुई है। अब आप उसको जब फाड़ोगे तो एक छोटा सा ऐसा आपको एटम मिलेगा, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिलेगा, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे और उसे ही आप क्या कहोगे, एटम कहोगे, ठीक है। अब फिर क्या होता है, आपके तीन साइंटिस्ट, यानी तीन साइंटिस्ट बोले, तीन वैज्ञानिक बोले तो जे थॉमसन, चैडविक और आपके रदरफोर्ड ने, ये तीनों चर्चा ने क्या किए, आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी खोज किए। कैसे, उन्होंने फर्दर डिवीज़न कर दिया था किसका, एटम का। और उन्होंने फर्दर जब एटम का विभाजित किया, एटम को जब डिवाइड किया, तो उनको मिला कि इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उससे पहले जो साइंटिस्ट उन्होंने बताया कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ये छोटी सी ईंट ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल, अब इसका हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन ये तीन साइंटिस्ट आए और उनको तोड़ कर बताए कि इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चैप्टर का नाम क्या था, एटम, यानी कि एटॉमिक। एटॉमिक मतलब एटम, एटम आप समझिए क्या होता है। अब स्ट्रक्चर समझते हैं, इसके अंदर आपको क्या मिल गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के अंदर का मतलब एटम के अंदर कहाँ पर होगी, इसकी लोकेशन, इसकी पोजीशन कहाँ होगी, मतलब स्ट्रक्चर किसकी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। यही चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्ट्रक्चर, लोकेशन, पोजीशन एटम के अंदर कहाँ पर होगी, ठीक है। तो यही चीज़ है जो आपकी बिल्डिंग थी, जो ईंटों से जुड़कर बनी हुई थी। छोटी सी ईंट को हमने क्या कहा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब एटम, जिसका अंदर हमें क्या मिला, तीन साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक। उन्होंने बताया, एक एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, एक विसर्ग नली देते हैं कांच की, उसको क्या किया जाता है, बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, करंट पास करते हैं, तो दो इलेक्ट्रोड वो लगाते हैं, कैथोड, एनोड। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, एनोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड से एक रेन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जामिनेशन के लिए, बस तभी ये जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तब उनको पता चलता है कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होता है। देखिएगा फिगर में यहाँ मैंने यही लिखा है, ये एटम है आपका, जो मैंने छोटी सी ईंट बताई जिसके आप फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चलता है। अब हम यही चीज़ आगे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले और एक दो टर्म है जो आपको काफ़ी परेशान करती होगी। लेकिन सबसे पहले अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। देखिए एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, एटॉमिसिटी के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था एएलपी और ग्रुप डी में, वो भी मैं बता दूं आपको। दो क्वेश्चन पूछा गया था एएलपी का, सल्फर 8 के बारे सल्फर एसिड पूछ लिया गया था, और P4 पूछ लिया गया था कि इसकी एटॉमिसिटी बताइए क्या है, पॉली एटॉमिक है या फिर डाई एटॉमिक है या फिर मोनो एटॉमिक। देखिए मोनो एटम को जो है डिवाइड किया गया 3 पार्ट में, मोनो एटॉमिक में, डाई एटॉमिक में, पॉली एटॉमिक में, ठीक है। मोनो एटॉमिक मतलब समझ रहे, मोनो मतलब एक एटम होगा, डाई एटॉमिक मतलब 2 एटम होगा, पॉली एटॉमिक मतलब 3 एटम होंगे या फिर 3 से ज़्यादा एटम हो सकते हैं, 4 हो सकते, 5 हो सकते, 6 हो सकते, 7 हो सकते, 8 हो सकते, 9, कितने भी हो सकते हैं।
तो मोनो एटॉमिक का एग्जाम्पल मैंने पूरा लिख दिया है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में यही 3 पूछे जाते हैं, अभी तक यही पूछे गए हैं, लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया है। जितने भी मेटल्स आपके होते हैं, ऑल मेटल्स, आप बोलोगे मेटल्स क्या होता है, तो भाई मैं जब पीरियोडिक टेबल बताऊंगा तो उसमें बता दूंगा कौन कौन से पार्ट को मेटल कहा जाता है। तो जितने भी मेटल्स हैं सभी धातु और इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे जो आपके क्या होते हैं मोनो एटॉमिक होते हैं। आपको देखने भी मिल रहे होंगे एक एटम, जैसे सोडियम हो गया, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, आयरन हो गया, जितने भी आपके क्या है केवल एक एटम यानी कि ये मोनो एटॉमिक। डाई एटॉमिक जितने भी हैलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने हैं F2Cl2 Br2I2, ये जितने हैलोजन जितने एटम है वो सारे डाई एटॉमिक होते हैं। साथ में O2 भी याद रखना है, N2 भी याद रखना और H2 भी याद रखना। यहाँ से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं। ये 3 को लेकर के डायरेक्ट आपको कोई हैलोजन ग्रुप दे दिया हुआ रहेगा, फ्लोरीन दे दिया हुआ रहेगा, क्लोरीन दे दिया हुआ रहेगा, ब्रोमीन दे दिया हुआ रहेगा, या फिर आयोडीन दे दिया हुआ रहेगा। पूछा जाएगा कि ये कौन से इसकी एटॉमिसिटी बताइए, मोनो एटॉमिक होती है या डाई एटॉमिक होती है या फिर ट्राई एटॉमिक। तो ये आपकी क्या होती है, डाई एटॉमिक होती है। और ये 3 चीज़ आपको याद रखना, 3 एटम O3 जिसे हम ओजोन भी कहते हैं, P4 या फिर एसेट एटॉम। जब NCERT देखिए, मैंने जो नोट्स ही बनाया ना वो NCERT के ऊपर बनाया, तो आपको काफ़ी चीज़ें NCERT से मिलती हुई नज़र आएगी। टेट्रा एटॉमिक भी हम इसे कहते हैं P4 को। तो हो सकता है एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए किसे हम टेट्रा एटॉमिक कहते हैं, तो P4 को टेट्रा एटॉमिक कहते हैं, जिसे पॉली एटॉमिक ही कहा जाता है। ठीक है, टेट्रा मतलब क्या हो गया, 4 एटम। टेट्रा मतलब ये होता है 4 एटम। तो P4 में क्या आपको 4 एटम नहीं मिल रहा, फास्फोरस के 4 है ना, देखिए। तो मैंने पूरा NCERT भी कवर कर दिया। मतलब मेरा कहना है कि अगर इस वीडियो को फॉलो अगर कर लिए हैं, नोट्स अगर बना लिया, प्रैक्टिस आपने कर लिया, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगा लिए इस वीडियो को देखने के बाद, तो क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स आपके नहीं छूटेंगे। मैं इतना डीपली घुसूंगा ही नहीं एटॉमिक स्ट्रक्चर को, आपको बोरिंग लगने लगे। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया, क्वेश्चन मैंने बता दिया क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अब बात करते हैं एलिमेंट के ऊपर। ये आपको भी पता हुआ एटॉमिसिटी से क्वेश्चन आया हुआ था LP ग्रुप डी के एग्जामिनेशन में। देखिए एलिमेंट क्या बोलता है, एलिमेंट होता क्या है, और कंपाउंड क्या होता है, और मॉलिक्यूल। ये बस 3 चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा समझाना टफ होगा। इसका डेफिनेशन मैंने लिखा है कि एक ही तरह के एटम से ये बना होता है एलिमेंट। मतलब सेम एटम से क्या होता है, बना होता है आपका एलिमेंट। एग्जाम्पल मैं दिया हूँ, आप उससे समझिएगा। जैसे बात कर लूँ कोयला की, कोयला क्या चीज़ से बना हुआ होता है, कार्बन की। ठीक है, कार्बन की बनी होती है। इट मीन्स कार्बन से, देखिए मैंने लिख दिया है, कार्बन से बना होता है। इसको कितना भी आप ब्रेक करोगे तो हमें क्या मिलेगा, केवल कार्बन का ही एटम एट द लास्ट, एट द एंड पॉइंट मिलेगा। जैसे आपका पास ये कोयला है, ठीक है, ठीक है, ये कोयले का शेप है, ये कार्बन से बनी हुई है, कार्बन के छोटे छोटे एटम से बनी हुई है, कार्बन के एटम से बनी। आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते इतनी छोटी सी कोयला आपके कोल मिल गया। यानी कि इसके पास क्या है, कार्बन ही है ना, तो इसके पास हाइड्रोजन होगा, ना लिथियम होगा, ना ऑक्सीजन होगा। इसके पास होगा तो क्या होगा, कार्बन होगा। या फिर हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, एलिमेंट का आपको मतलब क्या समझ में आया, एक ही तरह के एटम से। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया कोयला एक ही तरह के एटम से बना हुआ था। एटम मैंने बताया सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये छोटे छोटे कार्बन से छोटे छोटे एटम जो आपके हैं, इसके अंदर क्या है, कार्बन है। आप इसका फर्दर ब्रेक डाउन जब कोयले को तोड़ेगा तो क्या आपको मिलेगा, कार्बन ही मिलेगा। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका आप फर्दर उसे क्या करोगे, ब्रेक डाउन नहीं कर पाओगे, तो वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हो गया, एटम। वो एटम क्या है आपका, कार्बन ही है। तो देखिए जब आपने एलिमेंट को ब्रेक डाउन किया तो आपको क्या मिला, छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला, एटम। और वो एटम क्या है, कार्बन है। इट मीन्स क्या है कि वही एटम है जो कि आपका एलिमेंट था। कोयला बना हुआ क्या था, कार्बन से। फर्दर उसे तोड़ने के बाद भी क्या मिला, कार्बन ही मिला। तो देखिए आपके PCS में पूछा गया था कि क्या हम लोग एलिमेंट को एटम बोल सकते हैं, तो यस बिल्कुल कह सकते हैं। क्योंकि एक कंडीशन बस याद रखिएगा, एलिमेंट को हम लोग बिल्कुल एटम बोल सकते हैं, बशर्ते वो क्या होगा, उसकी एटम सेम एटम होनी चाहिए। जैसे कि कोयला आपको मैं बताया वो केवल कार्बन से ही बनी हुई थी। इसको फर्दर ब्रेक डाउन करने के बाद हमें क्या मिला, एटम मिला। उसके अंदर भी क्या मिला हमें, वो एटम भी क्या चीज़ की थी, कार्बन की। ना तो उसके अंदर हाइड्रोजन थी, ना ही ऑक्सीजन थी। लेकिन यही चीज़ अगर मैं बताऊँ वाटर H2O को, जब आप इसे तोड़ोगे तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन का एक छोटा सा एटम मिलेगा, जिसमें आपको ऑक्सीजन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगा। तो देखिए सेम एटम है, इसके अंदर है क्या, देखिए ऑक्सीजन एक अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया। तो आप इसे क्या बोल सकते हो, एलिमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि एलिमेंट मैंने क्या बताया, एक ही तरह के एटम से बने होते हैं। इसलिए ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एक और एग्जांपल ले लो, गोल्ड। आप गोल्ड को कितना भी तोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, केवल गोल्ड ही मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल, O2 भी आपका क्या होता है, एलिमेंट ही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे O2 यानी ऑक्सीजन, ये 2 मॉलिक्यूल
को हमने कहा है O2। यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन ये ऑक्सीजन भी क्या है और ये भी क्या है आपका ऑक्सीजन है, मतलब दोनों सेम एटम है, यानी कि एक ही तरह के एटम से बना हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक से ज़्यादा क्या हो गया, एटम हो गया। उसको हम इसलिए हमने इसे क्या कर दिया, मॉलिक्यूल कर दिया, मॉलिक्यूल। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है मॉलिक्यूल फॉर्म में, यानी कि एलिमेंट जो है आपके ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है, और ये जो आपके एलिमेंट है ये एटम के फॉर्म में। क्योंकि मैंने जब फर्दर गोल्ड को जब मैं तोड़ूंगा तो फर्दर मुझे एट द एंड पॉइंट क्या मिलेगा, छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होगा एटम, और उसमें क्या होगा, गोल्ड ही होगा। इसलिए ये हो गया आपका एटम के फॉर्म में, ये हो गया मॉलिक्यूल फॉर्म में, क्योंकि ये 2 ऑक्सीजन है। उसी प्रकार O3 मैं लिख दूं तो 3 ऑक्सीजन हो जाएंगे, लेकिन तीनों क्या है, सेम है, इसलिए हम इसे एलिमेंट भी कह सकते हैं। और मॉलिक्यूल मैंने इसलिए कर दिया क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम क्या हो गया, कंबाइन कर गया, इसलिए इसे हमें क्या कर दिया, मॉलिक्यूल कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, वही चीज़ यहाँ मैंने लिखा है कि एलिमेंट जो है मॉलिक्यूल फॉर्म में भी, जैसे मैंने अभी आपको बताया O2 या फिर O3, या फिर एटम के फॉर्म में भी, जैसे कि आपका मैंने अभी आपको बताया कोल या फिर गोल्ड। ठीक है, एटम फॉर्म या फिर आपके मॉलिक्यूल। ये आपके यूपीएससी के में पूछा गया था क्वेश्चन कि एलिमेंट जो है आपके मॉलिक्यूल फॉर्म कौन कौन से फॉर्म में पाया जा सकता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में, क्योंकि वहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता था, ऐसे था मॉलिक्यूल फॉर्म में या फिर एटम फॉर्म में, तो ये दोनों फॉर्म में मिलता है हमें एलिमेंट। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे कि एलिमेंट और एटम दोनों काफ़ी सिमिलर है, अगर उनका एटम जो होता है सेम एटम से अगर एलिमेंट बना हुआ हो। कंपाउंड मतलब समझ में आ रहा है, कंपाउंड बहुत सारी चीज़, यानी कि एग्जांपल सिंपल सी समझ लो H2O, इसकी डेफिनेशन ही लिखी हुई है, कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम। कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ एटम मतलब अलग अलग एटम से मिलकर, जैसे कि ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपके हाइड्रोजन। तो देखिए एक एटम आपका हो गया ऑक्सीजन और एक आइटम हो गया आपका हाइड्रोजन। तो देखिए 2 एटम अलग अलग हो गए, ये ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे सेम तो नहीं है, लेकिन वही चीज़ मैंने आपको जब कार्बन कोयला के बारे में बताया तो यहाँ पे आपको केवल क्या मिला, कार्बन ही मिला। सेम एलिमेंट मिले इसलिए उसको क्या कहा मैंने, सेम एटम मिले इसलिए उसको क्या कहा, एलिमेंट। लेकिन यहाँ डिफरेंट आपको क्या मिल गया, एटम मिल गया, इसलिए हमने इसे क्या नाम दे दिया, कंपाउंड नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल क्या, मैंने O2 बताया था, मॉलिक्यूल O3 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था आपका एक से ज़्यादा आइटम आकर मिल गया, इसलिए उसको मैंने क्या कह दिया, मॉलिक्यूल। अब देखिए मॉलिक्यूल 2 तरह का, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, जो मैंने आपको O2 बताया। एलिमेंट क्यों नाम पड़ गया, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन आके मिल गया, और दोनों ऑक्सीजन देखिए सेम एटम ही है। लेकिन यही चीज़ H2O का में क्या हो रहा था आपका, H2O में क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पे भी 3 एटम आके मिल गए, यानी ये भी मॉलिक्यूल फॉर्म कर गया। लेकिन यहाँ पे एटम देखिए H और ये ऑक्सीजन, 2 एटम अलग अलग होंगे, एक ऑक्सीजन का एटम हो गया, एक हाइड्रोजन, दोनों अलग हो गए, इसलिए मैंने उसे क्या कर दिया नाम, कंपाउंड। मॉलिक्यूल तो है क्योंकि एक से ज़्यादा यहाँ पे एटम हो गए, और ये कंपाउंड नाम दे दिया क्योंकि ये अलग अलग एटम आकर के मिले हुए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि फर्दर 3 साइंटिस्ट ने आपको बताया कि एटम के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। अब इसकी लोकेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की पोजीशन एटम के अंदर, वो छोटी सी ईंट के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होगी वो हम लोग समझेंगे। तो रदरफोर्ड जो मॉडल जो आपने पढ़ा होगा किताबों में, देखिए रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल से उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लेते हैं, ठीक है, एक गोल्ड फॉइल लेते हैं, इट मीन्स गोल्ड से वो बना हुआ होता है। ठीक है, सिंपल से समझेंगे हम लोग। वहाँ पे क्या किया उन्होंने, अल्फा पार्टिकल से क्या किया, बम्बार्डिंग किया। अल्फा पार्टिकल से उन्होंने क्या किया, बम्बार्डिंग किया। तो वो क्या देखते हैं, वो 3 चीज़ें वो देखते हैं कि वो देखते क्या है कि कुछ अल्फा पार्टिकल क्या करते हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में पास हो जाते हैं। ठीक है, तो और दूसरा वो क्या देखते हैं कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो होते हैं, अल्फा पार्टिकल के ऊपर देखिए हम पॉजिटिव चार्ज होता है। जब आप न्यूक्लियस पढ़ोगे आप न्यूक्लियर थ्योरी के बारे, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा आपको। ठीक है, देखिए अल्फा के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, जब हमने क्या किया, अल्फा से गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्डिंग किया, तो कुछ हमने क्या देखा, रदरफोर्ड ने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन से पास हो जाते हैं। ठीक है, कुछ फिर उन्होंने क्या देखा दूसरा, कि कुछ देखा कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं। थर्ड उन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो है बिल्कुल सेंटर में जैसे ही वो जाते हैं, सेंटर जो एटम के सेंटर से जब वो टकराते हैं, तो वापस 180 डिग्री में वापस वो रिटर्न आ जाते हैं, 180 डिग्री में वापस क्या होते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जब वो देखते हैं, तो इसके बाद वो बताते हैं क्या कि एटम के अंदर कुछ
स्पेस जो है आपका एम्प्टी होता है, मतलब खाली होता है। ऐसा इसने क्यों बताया, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल जो थोड़ा सा सेंटर से दूर से जो क्रॉस किया वो क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, वहाँ पे खाली पोजीशन थे, वहाँ बिल्कुल स्पेस खाली था, इसलिए अल्फा पार्टिकल बिल्कुल आसान से गुजर जाती है। लेकिन सेकेंड बात उन्होंने ये बताई कि जो आपके सेंटर में, यानी कि ये जो सेंटर यानी कि न्यूक्लियस होता है, इसे हम बोलते हैं केंद्रक, सॉरी नाभिक, ठीक है नाभिक कहेंगे इसे। नाभिक में क्या होता है, आपके प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन इट मीन्स क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर होता है। तो अल्फा पार्टिकल जैसे ही वहाँ उसके न्यूक्लियस पे टकराते हैं तो वहाँ से क्या हो जाता है, डिविएट हो जाता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज। तो जब पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मिलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन होगा। इसलिए जैसे ही इससे टकराते हैं तो वो वापस वहाँ से डिविएट हो जाते हैं अपने पाथ से। दूसरा चीज़ ये बताएं कि सेंटर में यानी कि न्यूक्लियस यानी नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है। थर्ड चीज़ ये देखा उन्होंने, ये देखे थे क्या कि कुछ अल्फा पार्टिकल जैसे ही न्यूक्लियस से टकराते हैं तो वापस अपने पाथ में ही रिटर्न हो जाते हैं। तो इससे उनको ये समझ में आया कि ये अल्फा पार्टिकल का मास, यानी कि अल्फा पार्टिकल इतना फोर्स इसके ऊपर नहीं लगा पाया कि ये इसको क्रॉस कर जाए। इट मीन्स कि इस एटम का जितना भी मास है वो सब कुछ मास कहाँ पे इसका केंद्रित है, न्यूक्लियस पे ही केंद्रित है। न्यूक्लियस पे ही केंद्रित है मतलब कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है इसके न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट है, इसलिए ये अल्फा पार्टिकल इससे टकराने के बाद वापस क्रॉस कर जाता है, यानी कि एटम के मास जितना भी है वो न्यूक्लियस यानी कि सेंटर में ही केंद्रित है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, एटम का जब आप पढ़ते होगे, ठीक है, एटॉमिक मास पढ़ते होगे, ठीक है ना, एटॉमिक मास पढ़ते होगे, तो एटॉमिक मास इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इसीलिए होता है क्योंकि पूरा जो एटम का जो मास है, देखो एटॉमिक मास मतलब एटम का मास, ये कहाँ पे केंद्रित है, न्यूक्लियस पे केंद्रित है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसलिए होता है क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही जो होता है, इसके एटम का टोटल मास जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन करके ही कहा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इतना ही कम नेग्लिजिबल होता है, हम उसे काउंट नहीं करते हैं। तो इससे आपको तीन चीज़ें बात पता चलती है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमती हुई रहती है, और न्यूक्लियस में आपका क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एटम के न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होगा। या डायरेक्ट पूछेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, तो न्यूक्लियस में होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ होती है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ वृत्ताकार पथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या रहती है, वो घूमती हुई रहती है। ठीक है, ये हो गया आपका जवाब इसका। रदरफोर्ड मॉडल ने ये चीज़ पहला क्या बताया कि कुछ स्पेस होती हैं, ये जिससे क्या होती है, अल्फा पार्टिकल निकल गई है एटम के अंदर कुछ स्पेस। ये देखिए एटम है, जो छोटी सी जो ईंट मैंने बताया ना, उस ईंट के अंदर थोड़ा सा स्पेस है जिससे अल्फा पार्टिकल बाहर चल गया। सेंटर में क्या मिल गया, आपके प्रोटॉन मिल गया, और आपको क्या मिल गया, न्यूट्रॉन सेंटर में, बिल्कुल ठीक है। तो लोकेशन आपको पता चल गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। वो जो छोटा सा ईंट मैंने बताया आपको, मैंने बता दिया कि ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ है और बीच सेंटर में बिल्कुल क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। और सेंटर में ही क्या होता है, वो ईंट का जो मास है वो सेंटर में ही है। अगर ईंट 5 kg का है तो बिल्कुल सेंटर में उसका 5 kg केंद्रित होता है। इसलिए हम लोग जब भी एटॉमिक मास निकालते हैं तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करके ही निकालते हैं, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास को ऐड करके ही एटम का मास निकाला जाता है, और इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मैंने बता दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आपका लोकेशन, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे घूमते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा परमाणु के न्यूक्लियस की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने की, उसने ही बताया। रदरफोर्ड ने ही बम्बार्डिंग किया था, उसने ही बताया क्या होता है कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, जहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, एटम का, ठीक है, एटम का या फिर एलिमेंट का कह ले संपूर्ण मास कहाँ पे होता है, केंद्रित, न्यूक्लियस पे केंद्रित होता है। और न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन। इसलिए एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ए से एटॉमिक मास इक्वल टू क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सारे न्यूमेरिकल मैंने अभी एक एग्जाम्पल भी लिए हैं, इसमें देखिए सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है, और आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए रेलवे के। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो रेडियस अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर होता है। और अगर पूछ लिया जाए आपको कि रेडियस ऑफ एटम की, ये हो गया न्यूक्लियस का रेडियस, और ये हो गया एटम का न्यूक्लियस, 10⁻10 मीटर होता है।
और अगर आपसे पूछ लिया जाए साइज ऑफ न्यूक्लियस को मेज़र किया जाता है किसमें, तो फर्मी में हम लोग मेज़र करते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस को। क्या चीज़ मेज़र किया जाता है? फर्मी में। तो एक फर्मी इक्वल्स टू डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा 10⁻⁻15 मीटर होता है, ये भी याद रखिएगा। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एटम का जो न्यूक्लियस को मेज़र किया जाता है क्या चीज़ में? फर्मी में मेज़र किया जाता है। तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया? 10⁻⁻15 मीटर। रेडियस ऑफ एटम क्या होगा? 10⁻10 मीटर। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या हो गया आपका? एक फर्मी, यानी कि 1 फर्मी का जो 10⁻15 मीटर। अब बात करेंगे एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, जिसे हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। देखिए ये एटॉमिक परमाणु संख्या क्या होता है? जो एटम जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होती है प्रोटॉन, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, ठीक है। यही चीज़ मैंने लिखा है कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन को क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो देखिए एटॉमिक नंबर को मैंने जेड से डिनोट किया है और प्रोटॉन को पी से, तो जेड इक्वल्स टू पी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको अभी बताया एटॉमिक मास, ए इक्वल्स टू क्या बताया? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये सारे फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, एग्जामिनेशन में यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। देखिए वही लिखा है एटॉमिक मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब ये चीज़ बताइए, मैंने अभी आपको बताया क्या? जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जेड इक्वल्स टू पी, तो पी की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? जेड को बैठा सकते हैं। तो ए इक्वल्स टू एक नया फार्मूला आपका निकल गया जेड प्लस एन। तो आपको यहाँ से पूछा जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कीजिए, तो आप यहाँ से निकाल लोगे। तो 3 फार्मूला आपको याद रखना, एक हो गया एटॉमिक मास इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, एक हो गया एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू प्रोटॉन, और आपका एक हो जाएगा यहाँ पे P के जगह आप क्या कर सकते हो? पुट कर सकते हो जेड प्लस एन, ठीक है। तो अब हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि कोई आपके पास एक एटम दिया हुआ था एक्स, मैंने ले लिया है उसका नाम एक्स एटम। आपको कुछ भी दे दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट आपको दे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दे दिया हुआ रहेगा कि कोई 20 है और उसकी एटॉमिक मास है आपको ये 40, या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे भी बोल दिया रहेगा सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कीजिए, ऐसे ही बोला जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ये पता होना चाहिए, तभी आप निकाल पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं निकाल पाओगे। तो देखिए सबसे पहले समझ लिए एक चीज़ कि ये जो मैंने बताया एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इसको हम लोग लिखते कहाँ पे हैं? कैसे एटम में? देखिए ये आपका एक एटम हो गया एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ये एक्स हो गया आपका, या हम लोग मान ले लेते हैं ये मैग्नीशियम एक एटम है, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर हम लोग जो लेते हैं नीचे में लेते हैं, जो होता है आपका 12, और इसकी जो मास हो गया एटॉमिक मास जो हो गई ये आपका होती है 24, ठीक है। एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं, ए ऊपर होता है और जेड जो होता है नीचे होता है, ये 12 है, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ मैंने डिनोट करके बताया है, जो एटम होता है उसके ऊपर में क्या होता है? आपका एटॉमिक मास होता है, नीचे क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो क्वेश्चन में आपको सीधा पूछा जा सकता है कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम, मतलब कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए सोडियम में कितनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होती है। तो सोडियम का आपको पता होना चाहिए 11 होता है एटॉमिक नंबर, तभी आप निकाल पाओगे। या फिर आपको डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालिए। तो भाई हमने ये एक आइटम ऐसे लिख दिया, यहाँ पे इसका क्या होती है? एटॉमिक नंबर होती है एटॉमिक मास। तो आपको दे दी गई एटॉमिक मास कितना? 40, और एटॉमिक नंबर दे दिया गया 20। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर, यानी जेड, यानी कि जेड कितना? 20 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा? आपका 20 हो जाएगा। और अगर आपका एटॉमिक मास पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास आपको दिया हुआ 40, और हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला भी आपको मैंने बताया था जेड प्लस एन। तो एन का इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए माइनस जेड, यानी हमेशा याद रखिएगा एटॉमिक मास से हम लोग क्या करते हैं? एटॉमिक नंबर को माइनस कर देते हैं। मतलब ये जो आपका दिया हुआ है ये ऊपर से हम लोग नीचे को माइनस कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ मैंने किया है, ये फार्मूला से भी आप निकाल सकते हो ए माइनस जेड, यानी कि मास माइनस एटॉमिक नंबर 40 माइनस तो 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ोगे क्या बुक में? रदरफोर्ड का ड्रॉबैक। मतलब क्या होता है? देखिए रदरफोर्ड ये बताते हैं कि अभी जो मैंने आपको बताया ये जो है आपका एटम है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रही है और बीच में क्या है? न्यूक्लियस है, ठीक है। इधर इधर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रही है। रदरफोर्ड ने ये बताया कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एटम के चारों जो एटम के नाभिक है, ये जो नाभिक है यानी न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ पे घूमते रहती है। और कुछ समय के बाद क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, ये सारे जितने भी इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमने से इससे क्या होता है कि एनर्जी का कुछ लॉस होता है, और एनर्जी का लॉस होते होते ये इलेक्ट्रॉन क्या होती है?
न्यूक्लियस में आकर के गिर पड़ती है और इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है और ये एटम का भी अस्तित्व क्या होता है, खत्म हो जाता है। ऐसा उन्होंने बताया, मतलब इन्होंने ये बताया था ये, लेकिन क्या था, ये ड्रॉबैक था। ये इसको ही आगे बोर जो नील बोर्स आएंगे साइंटिस्ट, वो फिर उसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो सिद्धांत बताया था उस सिद्धांत को अभी हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं आगे किताबों में। रदरफोर्ड ने बताया कि ये न्यूक्लियस है, नाभिक है, इसके चारों तरफ क्या करें, आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और ये घूमते घूमते कुछ समय के बाद क्या होता है, इस इलेक्ट्रॉन से एनर्जी का लॉस होता है और इस एनर्जी से लॉस होने के कारण क्या होता है, ये न्यूक्लियस में आके गिर जाते हैं, नाभिक में आके गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन भी नष्ट हो जाती है, मतलब क्या होती है, अस्तित्व इसका इंड हो जाता है और ये एटम का भी, ये पूरे एटम का भी अस्तित्व क्या होता है, खत्म हो जाता है। लेकिन नील्स बोर्स, ये जो बोर्स चचा आएंगे ना, ये हमें बताएंगे फिर इसका ये जो अपना जो सिद्धांत दिए, तो जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज़ में मिलता है। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन दिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन नष्ट नहीं होती है, ना ही एटम नष्ट होता है। इलेक्ट्रॉन जो वृत्ताकार पथ पे घूम रही है, जो घूम रही है, इस दौरान क्या होती है, ये जो मैंने एक इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल दिया यहाँ पे बना करके, इसके ऊपर क्या होता है कि दो फोर्स लगता है, 1 मिनट, इसके ऊपर क्या होता है, दो फोर्स लगता है, ठीक है, दो फोर्स लगता है। एक तो उसको सेंटर की ओर खींचती है और उसे एक क्या करती है, बाहर की ओर खींचती है। अब एक जो सेंटर की ओर खींचती है उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्री बल। और इसे जो सेंटर से बाहर की ओर ले जाना चाहती है, ऑर्बिट से बाहर ले जाना चाहती है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्रीय बल, ठीक है। जिसके कारण ही अब देखिए यहाँ इधर इसको ये इधर खींच रही है और इसको इधर खींच रही है। हम मान लेते हैं इसको 5 न्यूटन फोर्स इधर लगाया जा रहा है, इसको 6 न्यूटन इधर लगाया जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कुछ समय बाद घूमते 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 ऐसे 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 ये बाहर निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि इसके जो सेंटर में लगता है वो भी 5 न्यूटन ही लगता है और इसके इस साइड अपोजिट साइड सेंटर के इसमें भी 5 न्यूटन ही लगता है। मतलब क्या कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, इसी कारण ये इलेक्ट्रॉन अपनी वृत्ताकार पथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ इस प्रकार से घूमती हुई रहती है। ये नील्स बोर्स ने बताया, तो इस कारण ही इसको क्या होता है, नोबेल प्राइज भी दिया जाता है, ठीक है ना। ये क्लियर है। तो अब एक चीज़ ये बताइए, ये जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट किया है भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करते करते ये फिर से यहाँ आ जाएगा, तो इसका मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा। 0 है, यहीं से चलना आपने स्टार्ट किया, फिर से वापस आए, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हमने क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है मुझे ये बताइए। इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यानी कि फोर्स क्या हो गया आपका, 0 हो गया। इट मीन्स जो रदरफोर्ड ने बताया क्या कि एनर्जी का लॉस होता है इलेक्ट्रॉन के घूमते घूमते कुछ समय के बाद, और वो क्या होता है, न्यूक्लियस में आके गिर जाता है। लेकिन अब मुझे ये बताइए, एनर्जी यानी कि फोर्स भी एनर्जी होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पे कितना है, 0 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 0, यानी कि एनर्जी कितना है, 0, यानी कि एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है, 0 हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार नील्स बोर्स जो होते हैं उसके ड्रॉबैक जो रदरफोर्ड को जो एक्सप्लेन करते हैं, इस प्रकार से वो एक्सप्लेन करते हैं। तो अब ये जो देखिएगा कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ। अब जो आपका जो इम्पोर्टेंट सेशन, अब आपका और भी अच्छा काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के ऊपर, KLMN के ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के ऊपर आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे होंगे एग्जामिनेशन में, 1:2, 2:2, 2p6 के ऊपर भी यहाँ सारा चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है, अफबाउ प्रिंसिपल को लेकर के। तो देखिए ये जो है आपका एटम है, ठीक है भाई, ये आपका एटम है। अब आपको मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ, यानी किसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही है, घूम रही है। अब ये घूमती जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन जो घूम रही है, ये जो घूम रही है जिस पथ पर, इसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, या ऑर्बिट कहेंगे, या फिर सेल कहेंगे, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल का भी नाम देते हैं, या हिंदी में हम इसे कहते हैं कक्षा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ मैंने मेंशन किया है, ऑर्बिट या सेल, ठीक है, या जिसे हिंदी में क्या कहेंगे, कक्षा, जिस पे इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार सर्कुलर पाथ पे क्या होती है, घूमती है। तो ऑर्बिट किसको कहते हैं, सेल किसको कहते हैं, समझ में आ गया। जो ये आपका ऑर्बिट है, इस पर ही क्या होगी, आपकी इलेक्ट्रॉन घूमेगी। ये भी आपका क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया। बीच में क्या हो गया, ये न्यूक्लियस है, ये भी इसके पथ पे सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, तो वो आपका क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया या फिर सेल हो गया। तो ये जो सेल होता है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ये जान लीजिए, जितना मैक्सिमम ऑर्बिट और सेल की जो संख्या होती है वो साथ ही होती है। मतलब क्या कि ये जो एटम है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, मैक्सिमम ऑर्बिट कितना हो सकता है, 7 ही हो सकता है। 1 2 3 4 5 6
7। ये आपका न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो, और इसके ऊपर ही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमती हुई रहेगी। मैक्सिमम कितना, 7। और वो 7 कौन कौन सी, KLMNOPQ, 1 2 3 4 5 6 7, मैक्सिमम 7 होती है। और मैंने अभी आपको बताया ऑर्बिट सेल, या फिर आप इसको एनर्जी लेवल भी कह सकते हो। इट मीन्स एनर्जी लेवल कहने का मतलब क्या कि किस ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन है, यानी कि जैसा भी आपको मैंने बताया KLMN, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको और समझाऊंगा आगे, ठीक है, अभी इतना आप समझो। देखिए अब यहाँ पे आपको जैसे देखने को मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन, के पे 2 इलेक्ट्रॉन, हमें ये 4 ही बस पढ़ना ही है, NOPQ हमें नहीं पढ़ना, एग्जामिनेशन में हमारे नहीं आते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन 32 इलेक्ट्रॉन ही क्यों इसके जो ऑर्बिट सेल पे घूमेंगे, इसका फॉर्मूला एक होता है। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि किसी भी सेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, 2n² होती है। और n क्या है आपकी, तो n है आपकी नंबर ऑफ सेल, यानी कि कक्षा, यानी कि KLMN, K क्या हो गया 1, L क्या हो गया सेकेंड सेल हो गया, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट हो गया, M क्या हो गया थर्ड ऑर्बिट हो गया, N क्या हो गया फोर्थ ऑर्बिट है। तो एनर्जी लेवल देखिए, फर्स्ट के एनर्जी लेवल, ये फर्स्ट में ये मतलब जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास होगा वो आपका क्या होगा, K होगा। उससे जो थोड़ा सा दूर हो गए वो आपका क्या होगा, L होगा। उससे फिर थोड़ी सी दूर, यानी देखिए न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जा रही है ना, इसकी न्यूक्लियस की दूरी ये थी, इसकी न्यूक्लियस की दूरी ये थी। अब एक और आपका जो सेल ऑर्बिट बनेगा, इसका न्यूक्लियस की दूरी ये आपका क्या हो गया, N। तो ये 4th नंबर में है, ये 3rd नंबर में, ये 2nd नंबर में, ये 1st नंबर। तो वही चीज़ मैंने बताया है, के क्या हो गया फर्स्ट सेल, ठीक है। देखिए जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास है, ये आपका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ है वो आपका क्या है, न्यूक्लियस है, नाभिक है। उसके पास वाला जो ये सेल है, देखिए ये जो पास वाला सेल है, इसे मैंने क्या नाम दिया, के। जो बिल्कुल पास होगा उसे क्या कहेंगे, के। उसके बाद वाला सेल को हम लोग क्या नाम देंगे, L। उसके बाद वाला सेल को क्या नाम देंगे, M। और उसके बाद वाला सेल को क्या नाम देंगे, N। अब हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या ये जो दिया गया है 8 18 32 2, इसको निकालते हैं। देखिए के, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n। इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा के पे, तो 2n, यानी 2 × 1। अब n कैसे आ गया, अब बताइए नंबर ऑफ सेल, नंबर n इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ सेल। तो k के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो k क्या है, पहला सेल है, बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, तो 1 का स्क्वायर किया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। के एल की बात करें तो 2n²। तो न्यूक्लियस में देखिए सेकंड सेल होता है, ये सेकंड में है, ये आपका k हो गया, ये आपका l हो गया। तो सेकंड सेल होता है, तो सेकंड 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। उसी प्रकार m निकालेंगे, थर्ड सेल है तो 3 का स्क्वायर करेंगे, 9 दूनी 18 हो जाएगा। फोर्थ सेल आपका आएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि क्या, हमें ये पता चल गया कि के ऑर्बिट, यानी के सेल या के कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं न्यूक्लियस के पास वाले ऑर्बिट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन। उसके पास, उससे थोड़े से दूर में 8 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, उससे थोड़े से दूर में 18 इलेक्ट्रॉन, और उससे थोड़े से दूर में कितने, तो 32 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। वही फिगर यहाँ बनाया, देखिए के में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद वाले में देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आपको 18 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1 2 3 4 5, गिन लो, ठीक है। तो यही चीज़ मैंने लिखा है, के में 2 इलेक्ट्रॉन ही घूम सकते हैं। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा, पहले आपको क्या समझ में आया, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमते हैं। सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, जो उसके एटॉमिक मास को क्या होता है, केंद्रित करके रखता है। या फिर एटॉमिक मास, जो एटम का मास कैसे हम निकालते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मास को ऐड करके ही निकालते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। दूसरा बात, अब आपको ये समझ में आ गया। अब ये भी समझ में आ गया कि इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन कहाँ किस पे घूमती है, किसके पाथ पे घूमती है, तो ऑर्बिट पे घूमती है। और वो किसके चारों तरफ घूमती है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमती है। तो कितनी ऑर्बिट हो सकती है, 7 हो सकती है, KLMNOP। अब हर ऑर्बिट में कितना कितना इलेक्ट्रॉन घूम सकता है, तो जो बिल्कुल पास वाला सेल होता है उसे हम K कहते हैं, उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही घूम सकता है। यही तो है इसमें कंडीशन, और आपसे यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले समझिए। देखिए एटम में जो इलेक्ट्रॉन को अलग अलग सेल में सजाने की क्रिया को ही, ये जो आपने अलग अलग सेल में देखिए इलेक्ट्रॉन को सजाया ना, के में 2 इलेक्ट्रॉन को सजा दिया मैंने, एल को 8 इलेक्ट्रॉन में सजा दिया, एम को 18 इलेक्ट्रॉन में, एम में ऑर्बिट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन, और एन ऑर्बिट सेल में मैंने 32 इलेक्ट्रॉन को सजा दिया। इस सजाने की प्रक्रिया को ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। यानी कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम
इट मीन्स क्या कि इलेक्ट्रॉन, यानी मैंने लिखा है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट सेल ऑफ एन एटम इज नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि वेरियस ऑर्बिट और सेल में इलेक्ट्रॉन को क्या क्या मैंने अरेंज किया है। अब आप बोलोगे भाई इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना क्यों बोल रहे हो, क्या भाई अभी मैंने क्या प्रोटॉन को अरेंज किया? नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेंटर में है, मैंने केवल इलेक्ट्रॉन को अरेंज किया, इसलिए मैंने कहा अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन की रिएक्शन। देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है तो आप क्या कहते हो, जैसे सोडियम प्लस लिखा, यानी इट मीन्स क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, त्याग। अब वो त्याग किसको करता है भाई, ये तो देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बिल्कुल सेंटर में है, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो सेंटर में, ये मूव नहीं कर रही है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का या तो ये त्याग करती है कोई आइटम, या फिर इलेक्ट्रॉन को लेती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। आपने सुना भी होगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और कोई इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, यानी कि ग्रहण करती है। तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कभी अंदर आती है कभी बाहर जाती है, इसलिए हम लोग उसको ही अरेंज ना करेंगे। जो पहले से घर में बैठा हुआ उसको अरेंज करने की क्या जरूरत है, जो बिखरा हुआ होता है, कभी इलेक्ट्रॉन किसी के पास चला जाता है, कभी ये इलेक्ट्रॉन को लेता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, इसलिए इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, ये डेफिनेशन फिर से खुद से पढ़ लीजिएगा, इस वीडियो को 2 बार कम से कम आप देख लो, बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे सारे। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए न्यूट्रल एटम के बारे, यानी कि उदासीन परमाणु। न्यूट्रल एटम मतलब होता है न्यूट्रल है बिल्कुल, जिसके ऊपर ना तो कोई चार्ज होता, ना तो पॉजिटिव चार्ज होगा ना नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, आप बोलोगे पता है, ठीक है पता है, लेकिन क्यों इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी आपको समझ में होगा। वैसा एटम जिसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रल एटम कहते हैं। ये चीज़ आपको नहीं पता होगी और एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है कि न्यूट्रल एटम, और आपको ऑप्शन में दे दिया हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बोथ ए एंड बी, या केवल नन ऑफ दिस। तो देखिए यही चीज़ है, कैसे अब मैंने ये बोल दिया जिसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। अब मैं आपको बता भी देता हूँ, देखिए वो न्यूट्रल एटम मतलब यानी उदासीन परमाणु मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जेड, यानी कि एटॉमिक नंबर हो गया। अब एक चीज़ और बताइए, देखिए मैंने यहाँ बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपको ये भी पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या होता है, एटॉमिक नंबर जेड। तो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं लिख सकते न्यूट्रल एटम के बारे हम लोग, ऐसा तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ा नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके अंदर, न्यूट्रल एटम के अंदर। और नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जेड भी लिख सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर जेड इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, जेड इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है। इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में ऑप्शन मिलेंगे न्यूट्रल एटम, और ये आपको टिक करके आना ही होगा। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए जैसे कि हमने बात की है कैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं न्यूट्रल एटम के अंदर। देखिए मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 12 होता है, मैंने एटॉमिक नंबर आपका 12 होता है, यानी जेड इक्वल्स टू 12, तो प्रोटॉन इसकी कितनी हो जाएगी 12। अब इलेक्ट्रॉन मुझे ये बताइए कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो ये क्या है, न्यूट्रल एटम है। अब इसके आप ऊपर देखिए क्या पॉजिटिव चार्ज है या फिर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, यानी कि चार्ज नहीं है। और यहाँ पे आपको क्या बताया है, न्यूट्रल एटम क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होती है या फिर एटॉमिक नंबर के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा आपका 12, ठीक है। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव एटम है, ठीक है, कोई, देखिए पहले ये चीज़ समझ लीजिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है कि डोनेट करना इलेक्ट्रॉन को। जब कोई एटम, ये कोई एक्स एटम है, इसने कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया किसी को, अब ये डोनेट कर दिया, आपको 5 रुपया दे दिया है, इसके पास 100 रुपया था, तो अब इसके पास कितना बचा, 90, यानी क्या हो गया, इसके पास कमी आ गई है, ठीक है, 100 से कम हो गया। लेकिन इसने क्या किया है, दिया है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव है। हमेशा जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव होता है, और इसने लिया है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब कितना दिया है, अगर 1 रुपया दिया है तो 1 पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अगर 2 रुपया देगा तो 2 चार्ज हो जाएगा, और ये लिया है 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 -2 लिखेंगे। इसी प्रकार अगर कोई मैग्नीशियम के ऊपर हम लोग देखते हैं +2 लिखते हैं, क्योंकि इसका होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है किसी और को, मान लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को, तो इसके ऊपर -2 साइन लिखते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझिए। अब आपको ऑप्शन एग्जामिनेशन में ऐसे पूछा गया था एएलपी में, मैग्नीशियम +2 में फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ, हमें
सिर्फ यही पता होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है या फिर एटॉमिक नंबर होता है। तो क्या करते हैं, देखते हैं इसका एटॉमिक नंबर 12 है, यानी प्रोटॉन भी 12, जेड भी 12 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको यहीं देख करके चार्ज देखने के मतलब समझ जाना चाहिए कि +2 है, इट मीन्स क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल कर किसी और को दे रही है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 कैसे हो सकती है, 12 - 2 करना ही पड़ेगा ना। जैसे देखिए एटॉमिक नंबर 12 है, ये 12 दिया हुआ है, उसी प्रकार नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 12 हो जाएगा। लेकिन हमने जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा तो 12 - 2 किया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है। तो 12 - 2 कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ है। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन ले लेते हैं O2 माइनस की, ठीक है, O-2, यहाँ पे -2 चार्ज दिया हुआ है, O2 नहीं है, O-2 है, ऊपर में चार्ज है। तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा भाई, ठीक है। प्रोटॉन की संख्या भी 8 हो जाएगा। -2 का मतलब आपको क्या समझ में आया कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कब, जब एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर तो चार्ज है, और ये चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ले रही है, इलेक्ट्रॉन ले रही है, माने इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी, 8 इलेक्ट्रॉन ना होकर अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड और हो जाएगी। टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने क्या क्या इलेक्ट्रॉन लिया था, ये देखिए इलेक्ट्रॉन लिया था, ठीक है ना। तो एक चीज़ ये बताइए मुझे, 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। फॉर पॉजिटिव चार्ज एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर तो होगा, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी सेम नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज के लिए भी नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर और कभी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगी। जैसे आप यहाँ देखिए, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन की संख्या और एटॉमिक नंबर ये दोनों तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। उसी प्रकार आप जब पॉजिटिव चार्ज में जाओगे तो देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका सेकंड 2 कंडीशन बनता है। पॉजिटिव चार्ज में हमेशा क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या अधिक होती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, दे दिया मतलब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से बाहर आ गई है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है लेस देन प्रोटॉन होता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है। जैसे आप यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल में ही, इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन 8 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन है, कहाँ पे, जब नेगेटिव चार्ज है। लेकिन पॉजिटिव चार्ज में यही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10 और प्रोटॉन कितना 12, मतलब प्रोटॉन ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज में। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है, पॉजिटिव चार्ज एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर बट नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेस देन प्रोटॉन होता है, और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन प्रोटॉन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा, और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, देखिए एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा उससे पहले हम लोग समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको समझना जरूरी है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ सेल बताइए, ठीक है, नंबर ऑफ सेल बताइए। दूसरा आपसे पूछा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, और थर्ड पूछा जाता है वैलेंसी, हिंदी में कहे तो संयोजकता, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। और इसमें पूछा जाता है कक्षा की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट बताइए। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा तभी बता पाओगे एग्जामिनेशन में भी, और यहाँ से एकदम है कि 110% क्वेश्चन बनेगा ही। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं मैग्नीशियम की, आपको किसी तरह से पूछ लिया जाएगा, डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा फाइंड द नंबर ऑफ सेल, मतलब कक्षा की संख्या बताइए मैग्नीशियम में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी होती है मैग्नीशियम की, या फिर संयोजकता मैग्नीशियम की कितनी होती है मुझे बताइए। तो समझते हैं मैग्नीशियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है 12। अब ये पता होना चाहिए भाई, नॉर्मल पीरियोडिक टेबल में मैं बता दूंगा कितना आपको याद करना है। तो एटॉमिक नंबर जो होता है 12, तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया इसका, हमने लिख लिया 12। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या, किसकी कन्फिग्रेशन करना है, किसका विन्यास करना है, किसको सजाना है, तो इलेक्ट्रॉन को सजाना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, न्यूट्रल चार्ज है, कोई भी चार्ज नहीं है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, या फिर एटॉमिक नंबर भी इक्वल ही होता है इसका, सॉरी, ठीक है ना। तो देखिए एटॉमिक नंबर क्या हो गया 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो जाएगा ये भी 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन। ये सब तो आपको समझ में आ ही गया है कैसे मैंने निकाला। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन जो आया ना, इसको ही सजाने की क्रिया को, इसके सजाने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब हम लोग इसको सजाते हैं एटम में, यानी मैं ये जो मैग्नीशियम का जो पूरा एटम इसमें 12 ये इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से सजा हुआ, क्योंकि इसके सेंटर में तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसे सजा हुआ है, कितने ऑर्बिट है इसके अंदर, यही पूछा जाता है। कितने ऑर्बिट, देखिए KLM 3 ऑर्बिट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ये आप जब निकालना समझ जाओगे तभी बता सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है और वहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी बताऊंगा अभी। तो ये 12 इलेक्ट्रॉन को अरेंज
अरेंज करना है, मतलब किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में है, अब इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रही है। तो देखिए पहला मैंने आपको क्या बताया था, न्यूक्लियस के बिल्कुल पास जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, के कहते हैं। उससे बाद वाला सेल को क्या कहते हैं, एल कहते हैं, और उसके बाद वाला सेल को क्या कहते हैं, एम कहते हैं। ठीक है भाई। तो हमें 12 इलेक्ट्रॉन को सजाना है। तो सबसे पहला सेल हमारा ऑर्बिट क्या आएगा, के सेल आएगा। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और इसके बाद वाला सेल जो आएगा के। तो के में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है मैक्सिमम। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ मैंने रख दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, तो 12 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया खत्म। तो बचा कितना, अब 10 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन का मैंने काम खत्म कर दिया। अब बचता है सेकेंड सेल आएगा आपका क्या, ये हो गया के, ये आपका है एल। ठीक है, ये के। एल में कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मैंने आगे बताया। तो अभी आपको 10 इलेक्ट्रॉन में आपको सजाना है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच कितना गया, अब 10 माइनस 8 कीजिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन अब बच जाता है। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन सजा दीजिए इसको। ठीक है, उसके बाद अब देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ क्या के किया है, मैंने के में 2 इलेक्ट्रॉन को सजाया। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को सजाया। तो वही चीज़ मैंने लिखा, के सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्यों हो सकती है, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही के ऑर्बिट सेल में घूम सकती है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने सजा दिया। तो बचा कितना, 12 इलेक्ट्रॉन में। अब बचता है मैक्सिमम 12 माइनस 10 किया तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गया। उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट में हम लोग आएंगे एल सेल में, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, तो 8 हो सकती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग सजाएंगे, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कहेंगे। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन को सजा दिया मैंने सेकंड एल सेल में, एल ऑर्बिट सेल में। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन घूम रही है। ठीक है, तो एल में मैंने 8 इलेक्ट्रॉन लिख दिया, के में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो 10 माइनस 8 जब मैं करूँगा तो बचा अब कितना, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन को मुझे सजाना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एम सेल में आएगा। एम सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है, तो यहाँ 12 हो सकती, नहीं देखिए एक चीज़, यहाँ 12 नहीं होगा, 18। के एल एम में मैंने क्या बताया था, 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ 12 गलती से लिख गया है, इसको माइंड मत कीजिएगा। देखिए एम सेल में मैक्सिमम कितना हो सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। लेकिन मुझे अब कितना इलेक्ट्रॉन को सजाना है, बस 2 इलेक्ट्रॉन ही बच गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पहले सजा दिया और 8 इलेक्ट्रॉन पहले सजा दिया के में और इसमें एल में। तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, और सजाने कितने थे, 12 इलेक्ट्रॉन। अब बस 2 इलेक्ट्रॉन को हम लोग एम सेल में बैठा देंगे। तो एम सेल में देखिए लास्ट वाला जो सेल में 2 इलेक्ट्रॉन उठा दे, 1 और 2। अब एग्जामिनेशन में यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मैग्नीशियम की बात करें, तो देखिए सेल मैंने लिखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, के एल एम, ये 3 ऑर्बिट थे, ये 3 सेल थे, ये 3 कक्षा थे, जिसमें मैंने के में कितने इलेक्ट्रॉन आपको मिले, 2 इलेक्ट्रॉन आप सजा पाएँ। एल में 8 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इतना ही सजा सकते थे, मतलब इसके चारों तरफ घूमते हैं ऑर्बिट में। और एम में हमें कितना मिला, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एल था, ये जो आपका एल जो था ऑर्बिट, मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल बोला जाता है। देखिए एल, देखिए अगर यहाँ पे के एल एम एन, यहाँ पे आपका आउटर मोस्ट मतलब बाहरी कक्षा कौन सा हो जाएगा, तो ये वाली कक्षा हो जाएगी, समझिएगा। देखिएगा इसके बाद एक और मैंने ले लिया, ये आपका हो गया एन। सबसे बाहर वाली कक्षा कौन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमेगी कितना, 32 इलेक्ट्रॉन घूमेगी, मैंने आपको बता दिया 32 इलेक्ट्रॉन घूमेगी। अब यहाँ पे जब भी इसको इलेक्ट्रॉन त्याग करना होगा ना, जब भी इस एटम को जब इलेक्ट्रॉन त्याग करना होगा, तो ये बाहर की कक्षा से ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, अंदर वाली कक्षा से ये लोग इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा बाहर देने के लिए, ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, किसी को देगा, जैसे किसी को जरूरत होगी। जैसे सोडियम के ऊपर प्लस आ गया तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चल गया तो इसके ऊपर प्लस चाहिए, तो बाहर की कक्षा से इलेक्ट्रॉन पहले बाहर जाएगी। तो ये हो गया बाहरी कक्षा। तो अभी यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, के एल एम। तो बाहर की कक्षा कौन सी है, ये है। तो एम वाली क्या होगी, बाहर वाली कक्षा, ऑर्बिट हो गई। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल। अभी हम इसमें किसको कहेंगे, के एल एम को कहेंगे, लेकिन के एल एम एन में किसको कहेंगे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेल एन को कहेंगे। और कभी ऐसा कंडीशन बनता है के एल, इसमें आउटर मोस्ट सेल बाहरी कक्षा क्या हो जाएगा, आपका एल हो जाएगा। तो यही आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन को समझ लीजिए, बस आपका क्लियर हो जाएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल बाहरी कक्षा में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा में, बाहरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं एग्जामिनेशन में। फाइंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आपने आउटर मोस्ट सेल देखा कौन सा था, एम था, जिसमें अभी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो वो आ गया आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हाउ मेनी सेल प्रेजेंट इन मैग्नीशियम, तो कितने सेल प्रेजेंट है। देखिए सेल कितने प्रेजेंट है, के एल एम 3 सेल प्रेजेंट है। बाहर वाली सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन था। तो बाहर वाली सेल में जितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, या 3 रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएगा, 4 रहेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ मैंने बता दिया आपको। 5 रहेगा 5 हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 रहेगा 6 हो जाएगा। तो सेल कितना हो गया, 3, के एल एम। ठीक है,
अब पूछता आपसे वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी फाइंड वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम, तो 2। लेकिन कुछ एटम के साथ यहाँ पे एक्सेप्शन होता है। जब देखिए जितना आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, देखिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अगर आपको मिल जाए 2, 1, 2, 3, 4, ठीक है, यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे एन अगर रहेगा तो ये आपका आउटर मोस्ट सेल है। यहाँ पे ये चारों में से कोई भी रहता है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होगा, वैलेंसी होगा। ठीक है, समझिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या होगा, वैलेंसी होगा। देखिए यहाँ पे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट सेल में, तो वैलेंसी भी 2 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 2 ही है। ठीक है, लेकिन अगर आउटर मोस्ट सेल में आपका होता है 5, 6, 7, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 5, 6, 7 ही होगा। आउटर मोस्ट सेल में जितना है, अगर 5 है तो 5 हो जाएगा, 6 है इलेक्ट्रॉन तो 6 हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन वैलेंसी इसकी कैसे निकालेंगे, जब 5, 6, 7 होगी आउटर मोस्ट सेल में तो 8 - 5 करेंगे, यानी कि 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो उसकी वैलेंसी हो जाएगी। एग्जांपल से समझ जाइएगा अभी। देखिए यहाँ पे मैंने वही लिखा है, 2 पॉइंट मैंने लिखा है वैलेंसी संयोजकता के ऊपर। जिस परमाणु एटम के बाहरी सेल में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या समान होती है। जैसे मैग्नीशियम का 2 था वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी भी 2 था। कब, जब 1, 2, 3, 4 जब आउटर मोस्ट सेल में होगा तब। आउटर मोस्ट सेल की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा, आउटर मोस्ट सेल यानी कि सबसे बाहर वाली कक्षा ऑर्बिट वाली। और सेकेंड पॉइंट मैंने जो लिखा है कि जिस एटम के बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसकी संयोजकता हम लोग कैसे निकालेंगे, 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर 5 होगा तो 8 - 5 करेंगे तो 3 हो जाएगा वैलेंसी। लेकिन इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, लेकिन वैलेंसी जब हम लोग निकालेंगे क्या करेंगे तो 8 - 5 करेंगे, 8 - 6 करेंगे, 8 - 7 करेंगे। मतलब क्या कि जब कब 5, 6, 7, 8 होगा तब। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल सल्फर का लिया है मैंने। देखिए सल्फर है जिसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 16, तो एटॉमिक नंबर 16 लिख दिया। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 16 होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 16 होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल एटम कोई भी ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। तो अब देखिए हमने क्या किया, के में कितना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो 16 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना था तो 16 - 2 14 इलेक्ट्रॉन बचा। एल में 8 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया तो कितना बच गया, 14 में से 8 माइनस किया तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब लास्ट सेल जो बचेगा 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है, बस मुझे रखना 6 इलेक्ट्रॉन ही, तो आराम से मैंने इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रख दिया। देखिए 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैंने इलेक्ट्रॉन रख दिया और अंदर यहाँ पे एल में 8 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिया और बीच में जो है, बीच बोले तो बिल्कुल न्यूक्लियस के बगल वाले एम के सेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, तो वही चीज़ है। तो अब यहाँ से मैं अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूंगा के एल एम, आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा, यहाँ भी एम ही है और इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन थे तो 6 इलेक्ट्रॉन थे, सॉरी हाँ 6 इलेक्ट्रॉन ही बचे थे ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने अरेंज किया था तो 6 हो जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो यही आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, मैंने क्या कहा था 5, 6, 7, 8 रहेगा तो उसमें हमने 8 माइनस करना है, तो इसकी वैलेंसी जब भी होगी 8 - 6 किया मैंने तो क्या आया 2, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 2 हो गई। और टोटल नंबर ऑफ सेल 1, 2, 3 नंबर ऑफ सेल, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन देखिए क्या होता है ना कि बट ये रूल जो होते हैं सारे एटम पे लागू नहीं होता है। तो फिर से एक न्यू हमारे वैज्ञानिक न्यू चचा आएंगे अफबाऊ, और उन्होंने ये जो साइंटिस्ट हमें क्या बताते हैं, ये हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता क्या है ये मैंने कल बताया था, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या करना, अरेंजमेंट करना। ठीक है, जो सेल होते हैं उस जो ऑर्बिट होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना, तो ये भी क्या बताया है, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट ही करना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे ही। लेकिन ऊर्जा के स्तर मतलब एनर्जी लेवल बेस्ड हमें यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को सजाना कैसे है, इलेक्ट्रॉन को जो सजाना है उनके एनर्जी लेवल के ऊपर भी। ठीक है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी एनर्जी लेवल हो सकता है इलेक्ट्रॉन 2 से अधिक होगी, हो सकती है इलेक्ट्रॉन 3 की एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन 4 से कम होगी। मतलब एनर्जी लेवल के बेस्ड पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, इलेक्ट्रॉन को जो सजाना है उसके एनर्जी लेवल बेस्ड पे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ा था, सेल पढ़ा था, बोले तो ऑर्बिट पढ़ा था, बोले तो हिंदी में कक्षा पढ़ा था, मतलब कि के एल एम एन पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसे क्या करेंगे सब, अब हम लोग जो है ना सब सेल तो पढ़ेंगे, सेल के अब कुछ पार्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, मतलब सब सेल के बारे में पढ़ना। सब सेल मतलब उसके कुछ पार्ट, तो के कुछ पार्ट होते हैं एस, उसके बाद एल का जो पार्ट होगा एस पी होगा, उसी प्रकार एम का जो पार्ट होगा एस पी डी होगा और एन का जो होगा एस पी डी एफ। इसे हम लोग आगे अभी आप जैसे यहाँ फिगर देखोगे, के का जो आपको एक सबसेल मिल जाता है एस, एल का जो सबसेल मिल गया आपको एस पी, एम का जो सबसेल मिल जाता है आपको एस पी डी,
और एन का आपको सबसेल मिल जाता है SPDF। उसी प्रकार OPQ, सॉरी यहाँ देखिए F लिखा गया है गलती से, ठीक है, तो MNOPQ होगा। तो खैर यहाँ तक तो क्वेश्चन हमारे आएंगे ही नहीं, तो इसका टेंशन नहीं ले, हमारे यहाँ तक क्वेश्चन बनेगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए, ये चीज़ मैंने पहले बता रखा, वो गलती से टाइप हो गया है यहाँ पे F, और ये आपको पता भी है यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। 7 सेल होते हैं मैक्सिमम, और मैंने बताया कल। देखिए S सब सेल में जो होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये आपको याद करना ही होगा। P सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। D सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। और F सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखिए, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। मतलब आपको अभी तक क्या क्या याद करना पड़ गया है। जो सेल उसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो 2 8। M में कितना, 18। और N में कितना, तो 32 इलेक्ट्रॉन। एक तो आपने ये याद किया है। और अब आपको क्या याद करना, S सब सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। P सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। D सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और F सब सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इतना आपको पहले याद करना ही होगा, अदरवाइज आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब देखिए, एनर्जी लेवल के बेस्ड पे जो मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो यही आपका एनर्जी लेवल बेस्ड आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। यही इसका एनर्जी, मतलब ऊर्जा के स्तर पे हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। तो पहला सेल जो आता है हमारा, पता है नाभिक के पास K सेल आता है, और K सेल का जो सबसेल पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, S कहते हैं। मतलब उसका जो पार्ट आएगा, ठीक है, ये जैसे K है, इसका पार्ट आ गया S, उसी बार L आएगा तो उसके 2 पार्ट मिलेंगे हमको, S और P मिलेंगे। M के हमें 3 पार्ट मिलेंगे, SPD, ठीक है। तो देखिए, K का जो सबसेल हमने देखा S पहला, क्योंकि पहला जो सेल होता है कौन सा होता है, नाभिक के पास K होता है, उसके बाद क्या होता है, L होता है, उसके बाद M होगा। तो सेकंड में क्या आएगा, L का जो सबसेल हो गया S और P हो गया। उसी प्रकार M3 सब सेल में तीसरा नंबर सेल होता है, उसमें उसका सबसेल क्या हो जाएगा, SPD हो जाएगा। और N का क्या हो जाएगा, SPDF हो जाएगा। और O का क्या हो जाएगा, SPDF। मतलब 4 तो हमारा केवल सबसेल होता ही SPDF। तो अब ये सारा SPDF फिर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रिपीट होना। तो आपको ये चीज़ क्लियर अब हो गई कि ठीक है, क्या सबसेल है, SPDF क्या है। मैक्सिमम 6 पे, S पे कितना, तो 2 इलेक्ट्रॉन। P पे मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार D और F, ठीक है ना। तो D में कितना जाएगा आपका, 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और F में कितना जाएगा, तो 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सबसे पहला हमें पता है क्या कि K का जो सबसेल होता है S, तो मैंने K के पास लिख दिया है S, ठीक है भाई। L का 2 सबसेल होता है S और P मैंने लिख दिया। अभी ये जो कलर किया हुआ है रेड और ब्लैक, इसको आपको ध्यान नहीं देना, बस आपको लेटर पे ध्यान देना जो मैं बोल रहा हूँ। M पे जो लिखा हुआ, M की सबसेल क्या होती है, SPD होती है। N की क्या होती है, SPDF। तो उसी प्रकार O की भी मैंने लिख दी है, और Q की भी मैंने लिख दी है, ठीक है। अब हम क्या किए, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, तो इस पे ध्यान रखना है। अब हमें ये हम कैसे लिखते हैं इसको ही अभी हमें सीखना है। और 2-3 बार लिखते लिखते ये आपको याद हो जाएगा, और ये आपको याद कर भी लेना है। 2 से 3 बार लिखोगे, याद हो जाओगे, याद कर लोगे, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं, लेकिन बस चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, हम इधर से चलना स्टार्ट किए हैं, तो सबसे पहले हमें कौन सा सबसेल मिलता है, तो S सबसेल मिलता है। S सबसेल कौन से सेल में आ रहा है, तो K सेल में आ रहा है। K बोले तो K को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, 1, क्योंकि वह पहला सेल होता है ना भाई। और इसके पास, इसमें हमें कौन सा सबसेल मिला, तो S मिला है, ठीक है। उसके बाद इधर से ऐसे आए, रेड वाली आप जो कलर किया मैंने वो देखिए सबसे पहले, ठीक है। इस प्रकार से मैंने रेड वाला कलर किया है, ये देखिएगा कौन कौन से लेटर को ये सबसेल को काट रहा है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। इस प्रकार से काट रहा। अब हम यहाँ से आए, पहले चलना इधर से आए, S से आए, उसके बाद ऐसे ही घूमेंगे, यहाँ आए तो उसके बाद हमें कौन सा लेटर सबसेल मिला, 1S मिला। उधर से हम आए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमें कौन सा मिलता है, इधर से आए हमने, इधर से चला तो हमें फिर से S सबसेल मिलता है। लेकिन ये जो S सबसेल है, देखिए ये किसका है, L का है। इट मीन्स L को रिप्रेजेंट करते हैं 2 से 2S का हो गया। उसके बाद हम फिर इधर से चलना स्टार्ट किए, तो आप देखोगे, आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए, उसके बाद देखो यहाँ पर आप जैसे ही आओगे, ये यहाँ आया ऐसे, यहाँ मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए कौन सा सबसेल आया आपका, कौन सा मिला आपको, सबसेल P मिला। ये P किसका है, तो L का ही है, मतलब कि 2P हो गया, ठीक है। उसी बाद P के बाद आपने कहाँ आ गया, S के पास। S देखिए किसके पास है, किसका सेल है, तो मतलब किसके सेल का सबसेल है, तो M का। M बोले तो 3, उसके बाद क्या आ जाएगा, 3S आ जाएगा। 3S के बाद फिर से हमने ऐसे घूमना स्टार्ट किया, उसके बाद ऐसे आके ऐसे मिलेंगे हम लोग यहाँ पे, कहाँ, P पे। ये P किसका है, तो 3 का ही है, 3 सेल का ही, तो 3 पे हो जाएगा। उसी प्रकार 3P के बाद हम लोग नीचे आए तो कहाँ आ गया,
एस के पास आए। ये एस किसका है तो देखिए 4 का, तो 4s आ गया। लेकिन यहाँ पे आप जैसे यहाँ से आप घूमोगे ना, आप देखो 4s आया, 4s से जैसे यहाँ से घूमे उसके बाद यहाँ जैसे आए तो ये डी मिला, ये डी लेकिन देखिए किसका सेल, कौन से सेल का है तो थर्ड सेल का, देख रहे होंगे आप, ये थर्ड सेल का है। तो 4s के बाद देखिए आपका आएगा 3d, यही एक्सेप्शन है और यही हमारी गलती होती है। हम क्या करते हैं 4s के बाद सीधा ले लेते हैं 4p, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आया 3d आया, d के बाद आप फिर नीचे आओगे तब p मिलेगा आपको। ये p किसका है 4p का, तो ये आपका हो गया 4p, ठीक है। उसके बाद 4p आए यहाँ पे, 4p के बाद फिर आप यहाँ नीचे आए तो आपको क्या मिला 5s, क्योंकि ये s किस सेल का है तो 5 का है। उसी प्रकार फिर यहाँ से हम लोग घूमेंगे, ये d मिलेगा, ये d देखिए किसका है तो 4d का है। तो देखिए किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं। पहले 4s मतलब हमें ये बता रहा है कि 4s मतलब फोर्थ सेल का जो सबसेल है एस वाला, इसका जो एनर्जी लेवल जो है इससे कम है, ठीक है। 3d की एनर्जी लेवल ज़्यादा है इसलिए इसके बाद आया है। उसी प्रकार 4p के बाद 5s, 5 के बाद देखिए फिर से 4d, मतलब कि जो d का जो सबसेल है उसकी जो एनर्जी लेवल है 5s से ज़्यादा है। तो उसी प्रकार हम लोग कहाँ पहुँच गए 4d में पहुँच गए थे यहाँ पे, ठीक है। उसी प्रकार 4d के बाद हम लोग यहाँ घूमेंगे तो p पे पहुँचेंगे, p किसका 5p का, तो हम लोग फिर लिखेंगे 5p। उसके बाद यहाँ पहुँचेंगे 6s। तो इसी को मैंने अरेंज करके यहाँ अच्छे से मैंने लिखा है। अब आपको कहाँ तक याद करके रखना है, यहाँ तक मैक्सिमम आपको याद रखना है 5s तक ही। आपका यहाँ मैक्सिमम 5s से लेकर 4d तक आप याद कर लो। याद क्या करना है यार, आप समझ ही गए होंगे। देखिए मैंने यहाँ किस तरह से लिखा, पहले 1s, क्योंकि ये जो स्क्रीन में इस तरह से मुझे लिखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि समझाने में भी थोड़ा दिक्कत हो, तो कोशिश कीजिए समझने की, बोर्ड होता और भी अच्छे से समझ में आएगी आपको चीज़ें। 1s हमने लिख दिया, पहला 1s हो गया। उसके बाद हमें इधर से चलना स्टार्ट किया, देखिए कौन सा लेटर मिल रहा है 2s, तो 2s हमने लिख दिया। उसके बाद 2s के बाद हमें ये क्या मिला p, ये p कौन से सेल में है तो 2p में भाई। उसके बाद p के बाद हम कहाँ पहुँच गए s किस में तो s3 में, तो 3s हो गया। 3s के बाद हमें क्या मिला p मिला, 3p हो गया। 3p के बाद आए हमने 4s आए, 4s के बाद फिर से इधर घूमे तो हमें कौन सा d मिलता है, d किसका है तो देखिए m सेल का है, m बोले तो 3 का, तो 3d हो जाएगा। देखिए वही चीज़ मैंने लिखा 1s 2s 2p 3s 3p 4s आएगा। उसके बाद आपका जो आता है 3d आता है, ठीक है। देखिए 3d आ रहा है, 4 पहले आ गया, यानी कि n जो सेल है वो पहले आया। उसके बाद 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, m को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एनर्जी लेवल बेस्ड हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना सीख लिया है। देख रहे हो ग्रेटर देन मत का साइन ये है कि इसका एनर्जी इससे अधिक है। तो ये दो एक्सेप्शन यहाँ पे ही बनता है आपका 4s 3d और 4p 5s। तो ये फिगर के कारण ही ऐसा हुआ। अगर आप देखने की कोशिश कर सकते हो तो देखिए, मैं कोशिश करता हूँ फिर से दिखाने का। देखिए 1s हमने लिख दिया, उसके बाद हमने 2s में आया, 2s के बाद हमने क्या मिला 2p मिला, तो 2p हमने लिख दिया। 2p के बाद हमें क्या मिला 3s लिख दिया। 3s बाद ऐसे घुमा तो 3p मिल गया। 3 बाद फिर नीचे आया तो हमें कौन सा ये 4 का है तो ये 4s मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद 4s से हम लोग फिर इधर घूमे तो हमें कौन सा मिला 3d मिल गया। देखिए 4s के बाद हम फिर से ऊपर आ रहे हैं ना, देखिए क्योंकि देखिए जब आप ऐसे आ रहे हो, जब आप देखो, इसलिए मैंने डायग्राम इस तरह से बना रखा कि हम लोग चल रहे हैं, इस चलने के दौरान आपको जो जो सबसेल मिल रहा है उसको आपको लिखते चलना है। तो ये 4s के बाद आप ऐसे आए, जैसे ही 4s के बाद आप इधर आ रहे हो, देख रहे हो 4s के बाद आए यहाँ ये मिलता है और यहाँ से आए तो हम लोग 3d के पास पहुँचते हैं। तो ये एक्सेप्शन आपको पता करना ही होगा और समझना ही होगा। तो इससे आपको इतना परेशान नहीं है, आपको करना क्या, ये मैंने इतना समझाने के लिए इतना किया है। आपको बस ये यहाँ से यहाँ तक आपको 3 बार लिख लेना है और आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अब देखिए इसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक। अब आपको जो है या तो आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन पूछ लेगा कि मैग्नीशियम का मुझे बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या बताइए वैलेंसी, या फिर नंबर ऑफ सेल बताइए। तो आप देख रहे हो एटॉमिक नंबर 12, तो आप इसे KLM से भी निकाल लोगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपको कैल्शियम अभी आप मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा जिसकी एटॉमिक नंबर 20 होती है, और इसे जब KLM से सॉल्व करोगे तो वो नहीं होगा सॉल्व। इसीलिए अब जो है आपको इसको भी आपको जो है इस मेथड से ही सॉल्व करना। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। कितना होता है 12 होता है, तो हमने क्या लिख दिया 1s 2s 2p 3s। s के ऊपर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, s के पास होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। p के पास कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होगा 6 होगा। s के पास कितना होगा तो 2 होगा। तो देखिए किस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है यहाँ पे मैग्नीशियम के पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 12 है, ये सब मैंने कल बता रखा। तो 12 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, तो 2 4 10 और ये कितना हो गया 2 12। और s के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है 2, p के पास कितना होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए मैंने देखिए 6 ही लिखा है, 2 ही लिखा क्योंकि s के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितनी होती है 2। तो देखिए अब मुझे ये बताइए 1 ये क्या बता रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये जो 1s आप ऐसा देख रहे हो, ये इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग समझिए 1s का।
वन तो बता रहा आपका सेल के बारे, बोले तो ऑर्बिट के बारे, मतलब वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, के को, जो बिल्कुल नाभिक के पास यानी कि न्यूक्लियस के पास होती है। और एस क्या है आपका, ये सब सेल होता है, किसका है, तो ये के का सब सेल है। तो देखिए वन से आप देखें तो आपको समझ में आ गया ये कौन सा सेल का है, तो के सब सेल का है। और यहाँ पे अब देखिए टू टू कितना है, तो दो है, यानी कि देखिए 2s2p, ये 2s2p यानी कि टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल सब सेल को, एल सेल को यानी एल ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एल मैंने लिख दिया। ये 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने क्या लिख दिया, एम लिख दिया है। ये चीज़ को ही मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है कि वन को वन शेल होता है और फर्स्ट ऑर्बिट होती है, सेकंड ऑर्बिट होती है, एम जो होती है थर्ड ऑर्बिट होती है। तो इस तरह से आपके पूछे गए क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि मैग्नीशियम में नंबर ऑफ सेल कितने, तो 3, या नंबर ऑफ ऑर्बिट कितने, तो 3। कैसे, के एल एम 3। ठीक है, तो आप बोलेंगे इसको तो पहले की कंसेप्ट से ही हम लोग सर सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, कर सकते थे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं दिखा दिया कि पहले के क्वेश्चन को भी कैसे आप सॉल्व आउट कर सकते हैं इस माध्यम से। अब देखिए के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता था, 2 इलेक्ट्रॉन। एल के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते थे, तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन ही, देखिए उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, जितना के पास उससे कम आपको यहाँ मिल सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। दूसरी बात देखिए के एल एम के पास कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते थे, 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए अरेंज कितना करना था, 12 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए इससे कम हो सकता है, लेकिन 18 से 19 कभी नहीं हो पाएगा, याद रखिएगा। तो आपने लिख दिया 2 8 10, तो लास्ट ऑर्बिट है, ठीक है, लास्ट ऑर्बिट के में जितने इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और 1 2 3 4 हुआ तो वैलेंसी भी वही होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी उसकी क्या हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन ही हो जाएगी। तो नंबर ऑफ सेल पूछा तो 3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछा तो 2, और वैलेंसी पूछा तो 2। ठीक है, जवाब मिल गया आपको। अब देखिए यहाँ कैल्शियम के ऊपर बातें करते हैं। 20 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 20, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 20, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल है। ये सारी चीज़ हमने बात कर ली है पहले की वीडियो में, तो पहले जरूर देख लीजिएगा उसे। अब देखिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 इलेक्ट्रॉन को अब हम अरेंज करेंगे। ठीक है भाई, अरेंज करते हैं, चलिए 1s2, ये तो हमें याद हो गया। अब तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखिए एस के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है, 2 होता है, पी के पास 6 होता है, एस के पास 2 होता है, पी के पास 6 होता है, एस के पास 2 होता है। अब ये मैंने कैसे लिख दिया, ये आपको मैंने अभी जो बताया, देखिए वही सीक्वेंस मैंने फॉलो किया, आपको यही सीक्वेंस फॉलो ही करना था, इसलिए आप इसको 2-3 बार लिख लोगे तो आप रट मतलब याद हो जाएगी, रट भी लोगे। और ये कैसे आया ये चीज़ भी मैंने आपको बता दिया। तो आप सिंपल देखिए यहाँ पे आप क्या करिए, 20 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिए। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 10 12 18 20, 20 इलेक्ट्रॉन आपका अरेंज हो गया है। ठीक है भाई, अरेंज हो गया। अब देखिए 1 फर्स्ट, और ये फर्स्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट यानी कि के। 2 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 3 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब थर्ड ऑर्बिट एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता, तो एन सेल यानी एन ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए एन के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, या तो उससे कम होगा या तो उससे ज़्यादा कभी नहीं हो पाएगा। एल के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। देखिए यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन है। एम की बात कर लें हम लोग तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता था, 18 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या 18 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है इसके पास, नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कम है। एन के पास कितना, 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इससे कम ही है 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए अब आपका जो आंसर आएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा नंबर ऑफ शेल क्या होता है, तो इसमें नंबर ऑफ सेल कितना हो गया, 1 2 3 4, तो 4 आंसर बोल दिया आपने। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पूछा वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ भैया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो 2, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होता वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता। अब वैलेंसी आपसे पूछ लिया, मतलब संयोजकता आपसे पूछ लिया, तो इसका संयोजकता आप बता दिए 2। ठीक है, ये भी 2 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4 अगर लास्ट ऑर्बिट में होता तो वही उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी भी होती है। अब आप देखो यही 20 जो इलेक्ट्रॉन हमने अरेंज किया है, अब आप के एल एम से अरेंज करते हो तो आप क्या करते हो, 2 लिखते 8 लिखते, 2 8 10, और यहाँ पे 10 लिख देते, क्योंकि एम के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता था, 2, तो आपने 2 लिख दिया। एल के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता था, 8, और एम के पास मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता था, 18। तो यहाँ पे तो 10 ही हमें चाहिए थे 20 करने के लिए, तो 10 हमने लिख दिया। अब आप इसका आंसर क्या दे देते, नंबर ऑफ सेल 1 2 3, 3 लिख देते, हो जाता गलत, लेकिन अभी हमारा नंबर ऑफ सेल कितना आया, देखिए 1 2 3 4, 4 आया था, गलत हो जाता। फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप क्या लिख देते, 10 लिख देते। देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपकी गलत हो जाती, इसीलिए ये हम सिद्धांत को अबव प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। एक और एग्जांपल ले लीजिए, देखिए जैसे कि एटॉमिक कोई एक एलिमेंट है आपका, कोई एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 22, तो 22 को हमने अरेंज कर दिया है इस प्रकार से। ये कैसे लिखना आपको मैंने बता दिया है, आप 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। देखिए 2 4 10 12 18 20 2 22, तो यहाँ तक हमने तो लिख लिया था कैल्शियम का 20। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा हमें अरेंज करना, तो इसके बाद 3D आएगा। 4s के बाद क्या आता है, देखिए 3D आता है ना भाई, 4s के बाद क्या आता है 3D, और D के पास कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन।
तो 10 इलेक्ट्रॉन में से हमें बस कितना अरेंज करना था, 20 हमने यहाँ तक अरेंज कर दिया है 20 इलेक्ट्रॉन को। अब यहाँ पे बस 2 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दो, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ बैठा दिया। अब इसी प्रकार फर्स्ट 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, के को, 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, एल को, 3 और यहाँ पे देखिए और 3 है तो एम हो गया ये आपका, और ये केवल 4th ऑर्बिट आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, एन को। तो अब देखिए क्या इलेक्ट्रॉन जो हमने बताया है के एल एम एन में 2 8 18 होता है उसको सेटिस्फाई कर रहा। के में कितना होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन सही है। एल में कितना, 8 इलेक्ट्रॉन सही है। एम में कितना होना चाहिए, तो 2 8 18 होना चाहिए, अभी भी 10 इलेक्ट्रॉन है, कम है तो सेटिस्फाई कर गया। एन में दो ही इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता था, कम ही तो बिल्कुल सेटिस्फाई कर गया। तो नंबर ऑफ सेल कितने हो गए, 4 हो गए, के एल एम एन। अब लास्ट इलेक्ट्रॉन, अब देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में, ये लास्ट ऑर्बिट हो गया इसका, ठीक है, सॉरी के एल एम एन होगा इसका लास्ट ऑर्बिट। देखिए के एल एम एन होता है लास्ट ऑर्बिट, है ना, क्योंकि सबसे न्यूक्लियस से दूर में होता है। तो एन में देखिए कौन कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी इसकी, 2 हो जाएगी। ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी का कंसेप्ट आपको पता है, कल ही बताया था। अब और एक एक्सेप्शन, और एक लास्ट एक्सेप्शन जो आपका बनता है एग्जामिनेशन में, डी सबसेल में। अब एक चीज़ देखिएगा, डी सबसेल के बारे में मैंने आपको यहाँ बताया था कि डी सबसेल में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 10 इलेक्ट्रॉन। अब ये डी सबसेल की ना एक खासियत है, ये हमेशा अपने आप को एक स्टेबल फॉर्म में रखना चाहती है। स्टेबल फॉर्म के मतलब क्या हो गया कि अगर डी के पास 9 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या करना चाहिए, अपने आप को डी 10 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहिए, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन आकर अपने आप को स्टेबल करना चाहेगी। तो कभी भी आपको अगर D9 यहाँ पे है और इसके बाद अगर कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ 5s1, तो ये हमेशा क्या करेगी, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगी और अपने आप को 10 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल कर लेगी। उसी प्रकार एक और इसका कंसेप्ट ये है कि डी हमेशा क्या करता है, मैंने बताया हमेशा अपने आप को स्टेबिलिटी फॉर्म में रखना चाहता है, स्टेबल फॉर्म में रखना चाहता है, इसलिए डी हमेशा क्या करता है अपने आप को, हमेशा मतलब कि मैक्सिमम टाइम अगर इसके बाद कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि आप देखिए भैया लाइन पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ हैं, ये आप हमेशा क्या होते हैं, ये आप हो, ए लिख दिया आप, और ये कोई और बंदा मतलब टी मतलब तुम, आप हमेशा स्टेबल फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, और आपकी स्टेबिलिटी क्या है, 10 रुपये आपको मिल जाए तो आप स्टेबल हो जाओगे। और यहाँ पे आपने देखा कि आपके बगल में कोई बंदा खड़ा है, उसके पास 1 रुपये है या 2 रुपये या 3 रुपये, कितना आप हम, और आपके पास कितना है, 9 रुपये, और आप स्टेबल फॉर्म में कब आते हैं, जब आपके पास 10 रुपये होते हैं। आप क्या कि 1 रुपये हमेशा इससे ले ही लोगे, चाहे लड़ करके झगड़ करके जिस तरह से, और अपने आप को 10 रुपये में ला करके स्टेबल कर लोगे। लेकिन आप यहाँ लाइन पे खड़े हो और इधर आपके पहले कोई है, उसके पहले कोई खड़े है, और आपके पास 9 रुपये ही है, लेकिन आपकी स्टेबिलिटी 10 रुपये में होती है, और आगे आपके कोई है ही नहीं, तो आप कैसे लोगे, किसी से आगे वाले से नहीं ले सकते हो, तो पीछे वाले से आपको नहीं लेना, ठीक है, तो फिर आप अपने आप को 9 रुपीज़ में ही फिर खुश रखोगे। उसी प्रकार डी सबसेल भी, अगर कोई उसके बाद की कोई सबसेल आएगी तो उससे आप ले करके वो क्या करेगी, 10 इलेक्ट्रॉन में अपने आप को स्टेबिलिटी में कर लेगी। अगर कोई उसके बाद नहीं है तो 9 इलेक्ट्रॉन हो चाहे 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन में तो वो रह लेगी, लेकिन 9 इलेक्ट्रॉन में वो नहीं रह पाती है, इसलिए वो लेती है। लेकिन अगर कोई आगे है ही नहीं तो वो फिर 9 इलेक्ट्रॉन में ही खुश रहेगी। उसी प्रकार तो ये 10 इलेक्ट्रॉन ले ली, तो इसे हमने क्या कहा, फुलफिल, ठीक है, फुलफिल हो गया इसका मतलब कि कम्प्लीटली फिल स्टेबल हो गया, मतलब कम्प्लीटली फिल हो गया इसका, तो ये कम्प्लीटली स्टेबल हो गया। उसी प्रकार अगर डी के पास 4 इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके बाद कोई सेल आता है या सब सेल आता है, तो ये फिर से उसे एक ले करके अपने आप को 5 में स्टेबिलिटी करने की कोशिश हमेशा करता है, मतलब हाफ फिल स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। वही चीज़ यहाँ मैंने लिखा है हिंदी में पूरा का पूरा, डी सबसेल हमेशा स्टेबल फॉर्म में रहना चाहती है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या डी सबसेल की कितनी होती है, 10 इलेक्ट्रॉन होती है, इसलिए डी सबसेल के पास 9 इलेक्ट्रॉन आता है तो इसे क्या करेगी, 10 करके स्टेबल कर लेती है। या फिर डी सबसेल के पास 4 इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे 5 करके हाफ फिल डी सबसेल को स्टेबल कर लेती है। तो ये 4 एग्जाम्पल आपके मैक्सिमम क्रोमियम और कॉपर के ऊपर ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में आते हैं, सॉरी एग्जाम में आते हैं, और आपके एएलपी और ग्रुप डी में यहीं से आपके क्वेश्चन बने थे। और आप जब आप सॉल्व करोगे सेट को तो आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए कैसे, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 और कॉपर का 29, तो ये दोनों हम लोग सॉल्व करके देख भी लेते हैं। क्रोमियम का 24 मतलब इसका आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा, नंबर ऑफ वैलेंस शेल बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए भैया, या फिर वैलेंसी बताइए, मतलब या फिर आपसे पूछ लेगा लास्ट नंबर ऑफ सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि आपसे सिंपल तो पूछा जाला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये सारे कंसेप्ट मैंने बता रखा है भाई। तो 24 इलेक्ट्रॉन को हमें अरेंज करना है, तो अरेंज कर दिए 1:2:2p6 3:3p6 4:3d4, ये चीज़ हमें पता है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैंने वो चीज़ जो आपको बता दिया कि ये पीछे से नहीं ले सकता, वो पीछे से भी ले सकता था, ठीक है, ये चीज़ मैं गलत बताई, ये पीछे से भी ले करके अपने आप को स्टेबल कर लेगा हमेशा, याद रखिएगा। जैसे अभी यहीं पे क्रोमियम में ही आपको देखने को मिलता है, ठीक, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 1:2:2p3d, ये कैसे लिखा तो आपको अभी मैंने बताया है, वो आप याद भी हो जाएगा आपको लिखते लिखते। तो आप यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा, जैसे कि आपको अगर मिल गया 3d4,
तो ये याद रखना, अभी मैंने आपको क्या बताया, कभी भी अपने आप को D4 में कभी नहीं रखेगी और डी हमेशा कभी भी अपने आप को 9 में नहीं रखेगी। मतलब आप कभी अब अपने आप को 9 रुपीज़ में सेटिस्फाई नहीं रखोगे, आप हमेशा अपने आप को 10 रुपीज़ में सेटिस्फाई करोगे। या वो 10 रुपये कैसे, या तो आगे वाले से लेकर के या फिर अपने पीछे वाले से लेकर के। ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ मैंने उल्टा बता दिया, ये दूसरी जगह चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी, यहाँ से भी ये लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, अपने आप को हमेशा 10 रुपये में स्टेबल करोगे, या तो आगे वाले से लेकर के या पीछे वाले से लेकर। कब, या तो आपके पास 9 रुपये होंगे तब, या तो फिर आपके पास 4 रुपये होंगे तब। उसी प्रकार डी भी क्या करती है, अपने पास देखिए 4 रुपये, तो अब आप 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये किसी तरह से या तो अपने आगे वाले से, इसके आगे देखिए कोई है सेल तो है नहीं, चलिए नहीं है तो ये आगे से नहीं, लेकिन पीछे वाले से लेकर के 5 करके अपने आप को स्टेबल फॉर्म कर लेगी। तो यहाँ आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये लिखा 3D4, और ये जब जिनको पता नहीं होता यही लिख देते हैं और इसके बाद अपने सारा क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर देते हैं, ये गलत हो जाता है। क्योंकि हमने पता है कि डी कभी भी 4, यानी कि ये हमेशा ही अपने आप को फुलफिल्ड यानी हाफ फिल्ड अपने आप को स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगी और अपने आप में 5वां इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार से ले लेगी, तभी जाकर सही होगी। तो ये आपका रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है। इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, ये एज इट इज़ हमने लिख दिया है। ये क्या करेगी, इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी, मतलब 4s2। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ना रखे, कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, और ये क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया डी के पास, मतलब ये हाफ फील्ड स्टेबल हो गया। अब ये अपने आप को स्टेबल गेन कर ली है, ठीक है, क्रोमियम। उसी प्रकार कॉपर की बात कर लेते हैं, आइए एक बार। 29 होती है इलेक्ट्रॉन, अब 29 इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना है, इस तरह से हमने अरेंज कर लिया। तो देखिए ये रॉन्ग मैंने लिख दिया, क्योंकि डी के पास 9 इलेक्ट्रॉन कभी हो ही नहीं सकता, ये हमेशा अपने आप को 10 में कन्वर्ट कर लेगी। 4 रहेगी तो 5 में, 9 रहेगी तो 10, तो इसी प्रकार ये इससे 1 ले लेगी, यानी कि 4s1 हो जाएगा और ये डी हो जाएगा 10। तो अब ये आपका राइट हो गया, उसी के नीचे वाला ये राइट था। अब यहाँ से अब आपको कुछ भी पूछ लेगा KLMN की, भैया बताइए हमें, सॉरी नंबर ऑफ सेल बताइए। तो नंबर ऑफ सेल क्या, देखिए फर्स्ट के को रिप्रेजेंट कर रहा 2, एल को रिप्रेजेंट कर रहा 3 है तो एम को रिप्रेजेंट करेगा, ये चीज़ें तो हमें पता है। एन को रिप्रेजेंट कर रहा है 4th ऑर्बिट, तो नंबर ऑफ सेल कितना हो गया 4। और पूछेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 है, देखिए 1 है तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी 1 ही हो गई। KLMN मैंने यहाँ अरेंज करके लिख दिया है, के पास कितना मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 6 8 इलेक्ट्रॉन है। एम के पास कितना मैक्सिमम 6 2 8 और 10 है ना, तो देखिए मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हुआ। और एम के पास मैक्सिमम कितना हो सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए 18 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं हुआ, इससे कम रह सकता है लेकिन ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। देख लें ये सारा सेटिस्फाई है कर रहा है। और एन के पास कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी 1 ही हो गया, और नंबर ऑफ सेल कितने 4 हो गए। उसी प्रकार अब देखिए यहाँ पे अगर आप ये लग करके आते D9 में ही रखते तो आप देखिए लास्ट आपके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते, 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप 2 टिक कर देते, वैलेंसी भी 2, जो गलत हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझना था, ठीक है। तो भाई